myself Sachin Kumar Mandilwar, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। इतिहास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इस पर हम एक चर्चा यहां पर करना चाहेंगे। जब हम मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यह विकास एक निरंतर और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इतिहास के क्षेत्र में जब हम आदिम युग से लेकर अधुनातन युग तक की बात करते हैं, स्टोन एज से लेके आज के आधुनिक युग तक की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका विकास निरंतर रूप से और क्रमिक रूप से हुआ है। इतिहास में विशेष रूप से हम मानव समाज के उपलब्धियों का अध्ययन करते हैं। अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन जो उपलब्धियां हैं उसका अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। मनुष्य के पूर्वज कहा जाता है कपि थे, जिन्हें हम एप्स कहते हैं। वे कूड़ा उठाने का कार्य करते थे, लेकिन अपने एक मस्तिष्क और 2 हाथ के सहारे मनुष्य कपि से लेकर आज अंतरिक्ष तक का सफर तय कर रहा है। यह उसके प्रगति का परिचायक माना जाता है। इतिहास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और एक इतिहासकार जब इतिहास लेखन की बात करता है तो वह 3 प्रश्न मुख्य रूप से अपने आप से करता है, जिसमें पहला प्रश्न है कि घटना क्या है। दूसरा प्रश्न उसके सामने उपस्थित होता है, वह कैसे घटी, और तीसरा प्रश्न उसके सामने उपस्थित होता है, क्यों घटी। इन 3 प्रश्नों का जवाब वह ढूंढने का प्रयास करता है। एक इतिहास के अध्येता के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि वह तथ्यों का संकलन करे, क्योंकि बगैर तथ्यों का संकलन किए इतिहास का लेखन नहीं किया जा सकता। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इतिहास में तथ्यों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बगैर तथ्य के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यानी हर इतिहासकार का पहला कार्य होगा तथ्यों का संकलन, और दूसरा कार्य है उन तथ्यों का विश्लेषण, उसको एनालाइज करना। यह दूसरा इतिहासकार का कार्य होता है। जब वह तथ्यों का संकलन करता है तब उसका स्वरूप विषयनिष्ठ होता है, मानवतावादी होता है, लेकिन जब वह उसका विश्लेषण करता है तब उसका स्वरूप वैज्ञानिक हो जाता है और वस्तुनिष्ठ हो जाता है। ऑब्जेक्टिविटी, यह भी इतिहास में होना चाहिए। हालांकि यह एक कठिन कार्य है, लेकिन एक इतिहासकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लेखन में ऑब्जेक्टिविटी का भी ध्यान रखे। इतिहासकार ट्रेवेलियन 3 उपादानों की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है परिकल्पनात्मक और तीसरा है साहित्यिक। इतिहास का क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत मानव की उपलब्धियां जो अतीत में रही उसका चित्रण, उसका रेखांकन करने का प्रयास करते हैं। इस अध्ययन में कमोबेश प्रकृति का भी अध्ययन होता है। हम इतिहास से प्रकृति को बाहर नहीं रख सकते या इसकी हम पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं कर सकते। अब जब हम मध्य युग में इतिहास की बात करते हैं और मंगोलों की चर्चा करते हैं तो हमें उस प्रकृति का भी अध्ययन करना होगा जहां से मंगोलों की ओरिजिन हुई और जिन परिस्थितियों ने मंगोलों को लड़ाकू बनाने का कार्य किया। जब हम अपने देश में सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि आरंभिक सभ्यता का विकास भारत की नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी नदी घाटी के क्षेत्र में
आरंभिक सभ्यताएं विकसित हुई। भारत में गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, दक्षिण भारत में कावेरी नदी, मध्य भारत में नर्मदा नदी की घाटी में मानव सभ्यता के आरंभिक अवशेष हमें बड़े पैमाने पर प्राप्त होते हैं। जब हम दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में युद्धों की बात करते हैं तो अभी स्थान विशेष से उसे हम हाईलाइट करते हैं। तराइन के 3 युद्ध हुए, 1191, 1192 और 1216। वह स्थान से प्रसिद्ध हुआ। पानीपत के 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1761। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून सन 1757, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो सका। वाटरलू का युद्ध हुआ 1814, जिसमें मित्र देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को परास्त किया था। यानी हम उससे अपने आप को अलग नहीं रख सकते और उनका अध्ययन भी हमें करना होगा। भौगोलिक परिस्थितियों पर, प्रकृति पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। 1812 में अगर नेपोलियन की रूस में पराजय हुई तो उसके लिए प्रकृति बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि नेपोलियन की सेना के विरुद्ध रही, रूस के पक्ष में रही। इसी प्रकार इतिहास लेखन के क्षेत्र में इतिहास के जनक हेरोडोटस से लेकर 20वीं शताब्दी में टॉयनबी तक और टॉयनबी के बाद से लेकर वर्तमान तक जब हम इतिहासकारों के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे प्रत्येक युग का कवि अपने युग का कवि होता है, वैसे ही प्रत्येक युग का इतिहासकार भी अपने युग का इतिहासकार होता है। और हर युग में इतिहासकार का यह उद्देश्य रहा कि वह ईमानदारी के साथ अतीत के चित्रण को प्रस्तुत करने का प्रयास करे, तथ्यों को बगैर तोड़े मरोड़े ज्यों का त्यों आम जन के सम्मुख रखने का कार्य एक इतिहासकार का होता है। जब हम स्कोप ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहास का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक है। जब हम राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि यह इतिहास की रीढ़ है। अतीत की जो राजनीति है, अतीत में जिन्होंने शासन किया, उनकी चर्चा हम इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। प्राचीन काल में भारत में मौर्य युगीन जो शासन व्यवस्था थी, उसमें अशोक महान ने एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया था। मुगल काल में अकबर का शासनकाल महत्वपूर्ण रहा। तो हम विशेष रूप से राजनीति की चर्चा करते हैं। भारत में जो नेशनल मूवमेंट चला 1857 टू 1947, उसमें जो हमारे महानायक थे, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। यानी इतिहास का एक शाखा राजनीतिक इतिहास भी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की भी बात करते हैं, हम संवैधानिक इतिहास की बात करते हैं, साथ ही साथ हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास के अध्ययन में अर्थव्यवस्था तत्कालीन समय में कैसी थी, इसको भी जानने का प्रयास एक इतिहासकार का होना चाहिए। कृषि व्यवस्था कैसी थी, व्यापार वाणिज्य व्यवस्था कैसी थी, राजस्व के साधन क्या थे, राजा का आय कैसा था, इस पर भी बात होती है। ब्रिटिश शासन काल में हम ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन की भी बात करते हैं, और ये सभी बातें आर्थिक इतिहास के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा एक राजनयिक इतिहास भी होता है। एक देश का दूसरे देशों के साथ कैसा डिप्लोमेटिक संबंध है, उसका अध्ययन भी इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। एक सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास भी इतिहास
का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अतीत में समाज कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, संभवतः मात्र सत्तात्मक था, लेकिन वैदिक युग का समाज कैसा था, वह पितृ सत्तात्मक था। हम समाज की बात करते हैं और यह भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक या क्षेत्र इतिहास का माना जाता है। और समाज के साथ संस्कृति का भी जुड़ाव होता है और इसी के मद्देनजर सांस्कृतिक इतिहास का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें रीति रिवाजों के बारे में, परंपराओं के बारे में, मान्यताओं के बारे में, पर्व और त्योहारों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किए जाते हैं। धार्मिक इतिहास, रिलीजियस हिस्ट्री भी इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें हम विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में वैदिक धर्म या सनातन धर्म रहा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बाद में ईसाई धर्म आया, इस्लाम धर्म आया, पारसी धर्म, इनका भी अध्ययन अलग अलग किया जाता है। और जब भी कोई धर्म आगे बढ़ता है उसमें 2 प्रकार के विचारधारा हम देखते हैं और अलग अलग संप्रदाय के रूप में उसका विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म में हमने देखा हीनयान, महायान, वज्रयान। जैन धर्म में हमने देखा दिगंबर, श्वेतांबर। सनातन धर्म में हमने देखा शैव, वैष्णव, शाक्त। ईसाई धर्म में हमने देखा क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट। इस्लाम धर्म में हमने देखा शिया, सुन्नी, वहाबी। इनका अध्ययन इस पे किया जाता है। इसके अतिरिक्त मॉडर्न एज में हमें देखते हैं कि यूरोप के देशों ने अमेरिका में, एशिया में और बाद में अफ्रीका में अनेक उपनिवेश, कॉलोनीज बनाई। औपनिवेशिक इतिहास भी इतिहास का एक क्षेत्र माना जाता है। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री भी इतिहास का एक क्षेत्र माना जाता है और मिलिट्री हिस्ट्री भी, सैनिक इतिहास भी इतिहास का एक क्षेत्र माना जाता है। जो देश ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा और ब्रिटेन ने इतने अधिक उपनिवेश बनाए थे कि उसके बारे में कहा जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता। उन देशों को जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेश रहे कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है और उन देशों का जो इतिहास है उसको कॉमनवेल्थ देशों के इतिहास के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावे इतिहास दर्शन में इतिहास लेखन की विविध उपादानों की चर्चा की जाती है और मानव प्रगति और मानव उपलब्धि से रिलेटेड जो अध्ययन है उसको विशेष रूप से हाईलाइट करने का प्रयास इतिहास में किया जाता है। विश्व इतिहास में दुनिया भर की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हमें देखते हैं कि इतिहास का क्षेत्र बहुत ही बृहत है, बहुत ही व्यापक है। थैंक यू वेरी मच।